नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके लिए आदिकाल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो पिछले नेट के परीक्षा में पूछा गया है, जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमसे छूट नहीं सके। तो आइए हम बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है अमीर खुसरो, विकल्प सी है चंद्रवरदाई और विकल्प डी है सरहप्पा। तो इसका सही आंसर सरहप्पा हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को कितने सर्गों में बांटा हुआ है? पृथ्वीराज रासो को कितनों सर्गों में बांटा गया है? विकल्प ए हो जाएगा 65 सर्ग, विकल्प बी हो जाएगा 67 सर्ग, विकल्प डी हो जाएगा 68 सर्ग, विकल्प डी हो जाएगा 69 सर्ग। तो इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। 69 सर्गों में पृथ्वीराज रासो को बांटा गया है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो हैं इसके रचनाकार हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कृतिरता किस भाषा की रचना है? कृतिरता किस भाषा की रचना है? विकल्प ए है अवहट का, अवहट। विकल्प बी है अपभ्रंश, विकल्प सी है मैथिली भाषा और विकल्प डी है ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कृतिरता जो है अवहट भाषा में लिखा गया है और ये किसकी रचना है? विद्यापति की। विद्यापति की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? विकल्प ए है अमीर खुसरो, विकल्प बी है अब्दुल रहमान, विकल्प सी है कुतुबन, विकल्प डी है मंझन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अब्दुल रहमान जो है अवहट भाषा में रचना किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आदिकालीन ग्रंथ में प्रयुक्त रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से किसने मानी है? यानी रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से हुआ है, वो किसने मानी है? विकल्प ए है गारसा दत्तासी ने, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और विकल्प डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गारसा दत्तासी जो हैं रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आर्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आर्हा खंड जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है? विकल्प ए है ग्रीष्म ऋतु, विकल्प बी है शरद ऋतु, विकल्प सी है वर्षा ऋतु और विकल्प डी है वसंत ऋतु। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आर्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विकल्प ए है चंद्रवरदाई, विकल्प बी है विद्यापति, विकल्प सी है पुष्यदंत और विकल्प डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? विकल्प ए है बौद्ध सिद्ध, विकल्प बी है रासक परंपरा के कवि, विकल्प सी है संत कवि और विकल्प डी है जैन मुनि। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बौद्ध सिद्ध के जो भाषा है उसको संधा भाषा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 9, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है 7। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नाथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल 9 मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मोरा जोबना नवेरदा भयो है गुरार किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? मोरा जोबना नवेरदा भयो है गुरार किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है अमीर खुसरो का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है चंद्रवर दाय का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन थे? विकल्प ए है हेमचंद्र, विकल्प बी है स्वयंभू, विकल्प सी है सोमभद्र सूर्य और विकल्प डी है अमीर खुसरो। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्वयंभू जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प ए है पिंगर, विकल्प बी है बुंदेली, विकल्प सी है डिंगर और विकल्प डी है प्राकृत। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। डिंगर जो है भाषा का प्रयोग किया गया है क्योंकि वीर रस डिंगर भाषा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हेमचंद्र, विकल्प सी है सरहप्पा और विकल्प डी है स्वयंभू। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हेमचंद्र जो हैं शब्दानुशासन के रचनाकार हैं जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कार्य को क्या नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक कार्य को क्या नाम दिया है? विकल्प ए है चारणकार, विकल्प बी है विरगाथाकार, विकल्प सी है आदिकार और विकल्प डी है संधिकार। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रारंभिक कार्य को आदिकार कहते हैं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, डिंगर भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगर भाषा का संबंध किस साहित्य से है? विकल्प ए है हरियाणवी साहित्य, विकल्प बी है राजस्थानी साहित्य, विकल्प सी है अवधी साहित्य और विकल्प डी है मैथिली साहित्य। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य से जो है डिंगर भाषा का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक कौन है? विकल्प ए है हिंदी साहित्य का अतीत, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और विकल्प डी है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? विकल्प ए है 8वीं शताब्दी, विकल्प बी है 7वीं शताब्दी, विकल्प सी है 10वीं शताब्दी और विकल्प डी है 11वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 10वीं शताब्दी जो है पुष्यदंत का कार्य है। 10वीं शताब्दी में पुष्यदंत जी का समय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं कौन है? गोरखवाणी के संपादक कौन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास और विकल्प डी है पीताम्बर दत्त बरथवार। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। पीताम्बर दत्त बरथवार जो हैं गोरखवाणी के संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, सजन साकरे जाएंगे नैन मरेंगे रोए
उक्ति किस कवि का है? सजन साकरे जाएंगे नैन बरेंगे रोए। विकल्प ए है अमीर खुसरो, विकल्प बी है कबीरदास, विकल्प सी है दादू दयाल और विकल्प डी है रहीम। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अमीर खुसरो का ये पंक्ति है। आज सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 20वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खारिक बारी वस्तुतः है क्या है? अमीर खुसरो की रचना खारिक बारी क्या है? विकल्प ए है पहेलियों का संकलन, विकल्प बी है कहमुकरियों का संकलन, विकल्प सी है फारसी हिंदी शब्दकोश और विकल्प डी है मनोरंजन परक रचना। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। फारसी हिंदी शब्दकोश जो है खारिक बारी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है आनंद कुमार स्वामी, विकल्प सी है शिव प्रसाद सिंह और विकल्प डी है रामवृक्ष बेनी पुरी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी जो हैं जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक विद्यापति की पदावली को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? विकल्प ए है स्वयंभू पर, विकल्प बी है घाघ भट्टरी पर, विकल्प सी है गोरखनाथ पर और विकल्प डी है अब्दुल रहमान पर। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? विकल्प ए है पुराण, विकल्प बी है प्रेम काव्य, विकल्प सी है भक्ति काव्य और विकल्प डी है व्याकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण का पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? विकल्प ए है वर्ण रत्नाकर, विकल्प बी है कीर्तिरता, विकल्प सी है चर्यापद और विकल्प डी है ज्ञानेश्वरी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगर उपलब्ध ग्रंथ नहीं रहता तो कीर्तिरता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उपलब्ध ग्रंथ की बात कर रहा है तो वर्ण रत्नाकर ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? इनमें से कौन 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? विकल्प ए है सरहप्पा, विकल्प बी है हेमचंद, विकल्प सी है सबरप्पा और विकल्प डी है स्वयंभू। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। 26वां प्रश्न है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? विकल्प ए है पाली भाषा का, विकल्प बी है प्राकृत का, विकल्प सी है अपभ्रंश का और विकल्प डी है अवधि का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अपभ्रंश का ये बहुत प्रसिद्ध छंद रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? कबीर दास की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? विकल्प ए है जॉर्ज गिरियर्सन का, विकल्प बी है मिश्र बंधु का, विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? विकल्प ए है सिद्ध में, विकल्प बी है जैन संप्रदाय में, विकल्प सी है नाथ संप्रदाय में और विकल्प डी है सखी संप्रदाय में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नाथ संप्रदाय में जो है शब्द का प्रचलन पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा
किस कवि की रचना है? विकल्प ए है ज्योतिश्वर ठाकुर का, विकल्प बी है गोरखनाथ का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है देवसेन का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये पुरुष परीक्षा 2 है, विद्यापति की रचना है। चलिए आज का 30वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने बारे में शामिल नहीं है? यानी कौन है जो अप्रमाणिक मानने बारे में नहीं है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है मोहनराज विष्णुराज पंड्या, विकल्प बी है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विकल्प डी है डॉक्टर बुदर। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मोहनराज विष्णुराज पंड्या जो है अप्रमाणिक ग्रंथ मानने बारे में नहीं है। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। और अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें समान हिंदी का 10 सीरीज और आदिकाल का पार्ट 1 जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।